हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीके में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी की। और एग्रोनॉमी में हमारी जो क्लास नंबर है वो 9 नंबर की क्लास है। और इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं धान की खेती, कल्टीवेशन ऑफ राइस। और यहाँ पर हम संपूर्ण जानकारी आपको हिंदी में देने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर जो है हम जो धान की खेती है इसमें सर्वविस्तार रूप से जो है हम वर्णन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और यहाँ पर जो है धान की खेती हम इसी एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहाँ पर जाकर आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। आपको वीडियो समाप्त होने के बाद लिंक वहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ ये वीडियो जो है आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है ये। चाहे आप 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं यूपी बोर्ड, और चाहे आप बीएससी कर रहे हैं एग्रीकल्चर से, या आप एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं, आप कैन सुपरवाइज़र की, या यूपी कैटेक, टीजीटी, पीजीटी, जितने भी आपके एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम हैं चाहे अदर स्टेट के हों, उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। और इस धान की जो खेती है इसमें से आपके 2 क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो हम इस वीडियो में जो है बात जो करने वाले हैं, किन किन टॉपिकों की बात करने वाले हैं, आपको एक बार हम यहाँ पर बता देते हैं। जैसे आपके वैज्ञानिक नाम, कुल, आपके उत्पत्ति स्थान क्या होता है, पुष्पक्रम क्या होते हैं, पोषक मान क्या होते हैं इसके। और यहाँ पर बात करेंगे हम गोल्डन राइस की, गोल्डन राइस क्या होता है। फिर इसके हम क्षेत्रफल और उत्पादन की भी बात करेंगे। फिर इसमें हम जलवायु की भी बात करने वाले हैं। फिर इसके लिए हम मृदा कैसी चाहिए उसकी भी बात करेंगे। तापमान इसके लिए किस प्रकार का चाहिए, जैसे आधारीय तापमान क्या होता है, औसतन तापमान क्या होता है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो बीज दर क्या होती है इनकी भी यहाँ पर बात करने वाले हैं। और फसल अंतरण कितना रहता है इसकी भी बात करेंगे। और इसमें जो आपकी नर्सरी है वो कौन कौन सी विधियाँ होती हैं नर्सरी आपकी जो उगाने की होती हैं इसकी धान की। और फिर बात करेंगे हम इसमें जो आपकी यहाँ पर आ जाती है कि पडलिंग क्या होती है। फिर इसमें बात करेंगे कि धान की जो सीधी बुवाई या आपकी जो बुवाइयाँ होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं। फिर इसमें हम बात करेंगे जो आपकी धान की प्रजातियाँ होती हैं, इसकी 24 प्रजातियाँ होती हैं, जिनमें से आपकी जो है 22 जंगली प्रजातियाँ होती हैं, जिनमें से आपकी 2 प्रजाति जो हैं उगाई जाती हैं। वो कौन कौन सी प्रजातियाँ होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे आगे आपकी इसमें खाद उर्वरक की, खाद उर्वरक कितनी कितनी मात्रा डाली जाती है। खरपतवार की बात करेंगे, खरपतवार आपके कौन कौन से इसमें खरपतवार उगते हैं और किन रसायनों का प्रयोग करते हैं हम इसमें। फिर इसमें हम सिंचाई की बात करेंगे कि किस प्रकार से जो इसकी सिंचाई की जाती है, जलमांग कितनी होती है इसकी। फिर हम बात करने वाले हैं इसमें रोग की, इसमें आपके कौन कौन से रोग लगते हैं धान की फसल में, और कौन कौन से आपके कीट लगते हैं उनकी भी बात करेंगे, जो कीट पतंगे होते हैं। और फिर बात करेंगे हम इसमें आपकी उपज कितनी जो है प्राप्त होती है, कि धान की जो फसल होती है उसमें उपज कितनी प्राप्त हो जाती है। और फिर बात करेंगे हम इसमें कि भंडारण, जो इसका भंडारण है वो कितने % नमी पर की जाती है। फिर इसमें कुछ हम बेसिक जानकारी देखेंगे, जैसे आपकी पॉलिशिंग हो जाएगी और अन्य हो जाती हैं, तो उन सभी की हम यहाँ पर बात करेंगे। फिर हम अंत में बात करेंगे आपकी प्रजातियाँ की, जो आपकी इम्पोर्टेंट प्रजातियाँ हैं, जो आपकी धान की फसल की जो प्रजातियाँ होती हैं, और प्रजातियाँ आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती हैं, तो उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। इन सारे टॉपिकों की बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत, तो आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर जुड़े रहें। और यह आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फिर हम देर न करते हुए अपने वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो फिर हम चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धान की खेती के अंदर जो कल्टीवेशन ऑफ पेडी, इसे पेडी भी बोला जाता है और राइस भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जो इसकी बेसिक जानकारी है। जैसे कि वैज्ञानिक नाम की बात करें तो धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो ओराइजा सैटाइवा। तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि ओराइजा सैटाइवा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। कुल क्या होती है, जो इसका फैमिली होती है वो आपकी पोएसी या ग्रेमिनी या घास कुल। और हमने इससे पीछे जो आपकी गेहूं की जो खेती पड़ी थी उसका भी कुल क्या था, तो गेहूं की खेती की भी हम बात करें तो इसका भी कुल आपका पोएसी, ग्रेमिनी या घास कुल था। और बात करें गुणसूत्र की तो इसमें 2x कितने होते हैं आपके 24। और हमने गेहूं के कितने पढ़े थे, तो गेहूं के हमने
42 गुणसूत्र पढ़े थे। तो हम पिछली क्लास को भी साथ ही साथ रिवीजन करते चलेंगे। और उत्पत्ति स्थान क्या है इसका? दक्षिण जो पूर्वी एशिया, जिसे इंडो वर्मा का क्षेत्र भी बोला जाता है। तो क्या हो जाता है इसका उत्पत्ति स्थान? दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाता है। और फल का प्रकार क्या हो जाता है? तो कैरियोप्सिस जो है आपका फल का प्रकार हो जाता है धान का। और पुष्पक्रम क्या होता है? तो पेनिकल। और जो इसमें जो पुंकेश्वर की संख्या है, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो धान के जो पुंकेश्वर की संख्या होती है वो 6 होती है। और ये आपके NSE एग्ज़ाम में जो है पूछी गई थी। तो यहाँ पर आपका जो पुष्पक्रम है वो पेनिकल हो जाएगा। क्या? पेनिकल हो जाता है। और हम यहाँ पर बात करें जैसे कि आपका उत्पत्ति स्थान है, तो गेहूं का उत्पत्ति स्थान की बात कर लेते हैं। तो गेहूं का उत्पत्ति जो आपका स्थान था वो क्या हो जाता है? तो यह हो जाता है दक्षिण पश्चिमी एशिया, जिसे टर्की बोला जाता था। तो यहाँ पर धान का पूर्वी एशिया हो जाएगा और जो आपका गेहूं का है वो दक्षिण पश्चिमी एशिया हो जाता है। तो ये इसे याद रखेंगे आप। और फल का प्रकार क्या है आपकी धान की फसल का? कैरियोप्सिस हो जाता है। और आपके जो गेहूं है, गेहूं का भी क्या हो जाता है? कैरियोप्सिस हो जाता है। पुष्पक्रम इसका क्या हो जाता है? तो पुष्पक्रम इसका हो जाता है आपका पेनिकल। और जो आपका गेहूं है, गेहूं का क्या हो जाता है पुष्पक्रम? तो स्पाइक आपका गेहूं की जो पुष्पक्रम हो जाता है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस याद होगा। तो इसे आप अच्छी तरीके से एक बार और देख लेंगे तो आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं हम जो इसकी पोषक मान है, मतलब जो न्यूट्रंस वैल्यू हैं उनको हम देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, तो धान में आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो कितना होता है? तो 70% होता है। और आपका 70 से लेकर 72% आपका गेहूं में भी होता है, 70 से 72। प्रोटीन भी आपकी दो तरह की होती है इसमें। जो भूरा चावल होता है एक सफ़ेद चावल होता है। जो भूरा चावल होता है उसमें 7 से 8% प्रोटीन होती है। और जो सफ़ेद चावल होता है उसमें 6 से 7% जो प्रोटीन होती है। और ये एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है कि भूरे चावल में प्रोटीन की मात्रा 7 से 8%, सफ़ेद चावल में 6 से 7% होती है। और प्रोटीन कौन सी होती है? ओराइजिन प्रोटीन होती है। कौन सी होती है? जो ओराइजिन प्रोटीन होती है। ओराइजिन क्या होती है? ओराइजिन। और गेहूं में कौन सी होती है? गेहूं में आपकी ग्लूटीन होती है। कौन सी? ग्लूटीन। ग्लूटीन किस में होती है? आपकी गेहूं में जो पाई जाती है। तो ये हो जाती है आपकी प्रोटीन। अब आगे बात करें, सभी अनाज वाली फसलों में सबसे कम प्रोटीन किस में होती है? धान की। जो आपकी धान होता है, धान में सबसे कम जितनी भी अनाज वाली फसलें होती हैं प्रोटीन पाई जाती है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, इसे आप ज़रूर नोट कर लेंगे। सभी अनाज वाली फसलों में लाइसिन व ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। तो जितनी भी आपकी अनाज वाली फसलें होती हैं उनमें आपकी लाइसिन और ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। और मिथ्योनिन अमीनो अम्ल जो है आपका अधिक मात्रा में पाया जाता है, मतलब अधिक पाया जाता है। जो मिथ्योनिन अमीनो अम्ल है वो अनाज वाली फसलों में अधिक होता है, लेकिन लाइसिन और ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल आपका कम पाया जाता है, मतलब कम मात्रा होती है। अब आगे बात करें यहाँ पर, मिथ्योनिन अमीनो अम्ल में सल्फर युक्त अमीनो अम्ल सिस्टीन होता है, मिथ्योनिन होता है और सिस्टाइन अमीनो अम्ल जो है आपके होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? जो मिथ्योनिन अमीनो अम्ल है जिसमें सल्फर युक्त अमीनो जो अम्ल होता है उसमें सिस्टाइन होता है, मिथ्योनिन होता है और सिस्टाइन अमीनो अम्ल होते हैं। कौन? अमीनो अम्ल होते हैं। तो इसे आप नोट कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है। अब आगे बात करते हैं हम यहाँ कुछ सामान्य जानकारी धान के बारे में। जैसे कि धान हो जाता है, तो धान में आपका भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल हो जाती है। धान कैसी है? तो भारत की मुख्य खाद्यान्न ये फसल हो जाती है। कैसी हो जाती है? मुख्य खाद्यान्न फसल है। दूसरा नंबर है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल सभी फसलों की तुलना में जो कितना हो जाता है? 43.48 मिलियन हेक्टेयर है। तो जो आपका भारत में जो क्षेत्रफल देखा जाता है तो 43.48 मिलियन हेक्टेयर है। अब आगे बात करें तो धान कैसा पौधा है? आपका C3 प्लांट है। ये हमने C3 C4 प्लांट जो हमने आपको बेसिक जो आपके लेक्चर थे शुरू में ही हमने आपको वहाँ पर बता दिया था। अगर वो नहीं देखें तो आप उसे जाकर एक बार ज़रूर देख लेंगे। धान कैसा है? स्वपरागित पादप है और खरीफ ऋतु की फसल है और लघु दिवस प्रभावी
पादप है ये, मतलब शॉर्ट डे प्लांट है। ये भी हमने आपको पीछे लेक्चर में बता दिया, उसे देख लेंगे। अधोभूमिक अंकुरण होता है, मतलब हाइपोजेल जर्मिनेशन होता है। और कश्मीरी भाषा में इसे साली कहते हैं। साली जो है आपकी किसे कहते हैं, कश्मीरी भाषा में इसे साली कहते हैं। वो वाले भैया वाली साली नहीं होती है ये, तो ये होती है कश्मीरी भाषा में जो बोला जाता वो साली बोला जाता है। झूमिंग खेती में प्रमुखता से अपनाई जाने वाली जो है ये फसल हो जाती है। धान जो है झूमिंग खेती जो की जाती है, आपको पीछे हमने लेक्चर में फसल चक्र वाले में बताते थे झूमिंग खेती क्या होती है। तो झूमिंग खेती वही होती है, एक ही स्थान पर एक ही फसल को बार बार उगाना झूमिंग खेती कहलाता है। तो इसमें जो है आपके एक ही फसल को बार बार, जो धान की फसल होती है उसी को उगाते हैं, तो ये जो है धान उसमें उगाया जाता है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर बोनेपन का कारण क्या होता है। तो धान में जो बोनेपन का कारण है वो क्या हो जाता है, डीजी वू जीन, जो आपका ताइवान बोनी प्रजाति से जो है विकसित किया गया था, डीजीवूजी जीन। तो ये हो जाता है बोनेपन का कारण। और दाने में चिपचिपाहट का कारण, जैसे आपने देखा होगा जो चावल होता है, चावल जब जो है गर्म करने पर जब आपका चिपचिपाहट सी होती है तो वो किस कारण होती है, तो एमाइलेज एंजाइम के कारण। किसके, एमाइलेज एंजाइम के कारण जो है उसमें चिपचिपाहट होती है। और दाने में महक का कारण क्या होता है, तो दाने में जो महक का कारण है वो क्या होता है, तो उसमें होता है डाई एसिटाइल, जो आपका 1 और पायरोलाइन जो होती है, इसके कारण दाने में महक आती है। और यहाँ पर बात करें संकर धान के जनक कौन होते हैं, तो संकर धान के जनक की बात करें हम विश्व में, तो सबसे पहले विश्व में देखें तो युवान लॉन्ग पिन, जिसे YL पिंग भी बोला जाता है। तो ये आपके हो जाते हैं विश्व में जो संकर धान के जनक। और भारत में पूछ लिया जाए आपसे, तो भारत में कौन होते हैं, SA सिद्दीकी। तो SA सिद्दीकी कौन होते हैं, भारत में आपके संकर धान के जनक होते हैं। बात करें अब सुपर धान के जनक, तो सुपर धान के जनक कौन होते हैं, तो GS खुश, जो GS खुश हैं ये आपके सुपर धान के जनक हो जाते हैं। तो ये आपके सुपर धान के जनक हैं। और हम यहाँ पर बात करें सामान्य धान की अपेक्षा, तो 20 से लेकर 25% जो है आपकी उपज ज़्यादा प्राप्त होती है किसकी, सुपर धान की। और इसकी प्रजाति है एक लूनीश्री। तो लूनीश्री जो आपकी प्रजाति है ये लवण प्रतिरोधी होती है। और ये आपकी सुपर धान की जो प्रजाति कौन सी होती है, लूनीश्री हो जाती है। और ये एक लवण प्रतिरोधी जो वैरायटी हो जाती है। तो यहाँ पर आपके ये सुपर धान हो जाता है, संकर धान भी हो जाता है, बोनेपन का कारण हो जाता है। और दाने में चिपचिपाहट किसके कारण होती है, महक का कारण किस कारण आती है, ये सारे आपके पॉइंट हो जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादातर बनते हैं, इसे आप नोट कर लेंगे एक नोटबुक में, क्योंकि ऐसे जगह से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे बात करते हैं सुनहरा धान। तो सुनहरे धान की बात करें, सुनहरा मतलब गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये हो जाता है, इसके जनक की बात करें तो जनक कौन होता है, तो इंगोपोर्टिकस और पीटर बियर जो है इसके जनक हो जाते हैं। और ये दोनों कहाँ के थे, तो ये जर्मन वैज्ञानिक थे दोनों। तो आपके सुनहरा धान के अगर जनक पूछ ले या गोल्डन राइस के जनक पूछ ले तो इंगोपोर्टिकस और पीटर बियर जो जर्मन के वैज्ञानिक थे। और विकास का कारण क्या था, जो गोल्डन राइस का विकास किया गया था इसका कारण क्या था, तो विटामिन ए की कमी को दूर करना। जो चावल है आपके उसमें विटामिन ए को दूर करने का कारण जो आपका गोल्डन राइस को जो है किया गया था, जिसमें जीन का प्रयोग किया गया था। तो इसमें किरायवन कहाँ से प्राप्त किया गया था, तो मृदा जीवाणुओं से इसे प्राप्त किया गया था, जिसका नाम था इरविनिया क्रोटोबोरा। तो क्या नाम था, इरविनिया क्रोटोवेरा था। और PSY जो फर्स्ट है इसे डेफोडिल नामक पादप से प्राप्त किया गया था। और इसमें जो है बीटा कैरोटीन थी, जो धान का रंग जो है हल्का पीला या सुनहरा जो है बीटा कैरोटीन के कारण होता था। और इसमें विटामिन ए का जो परक्यूसर भी होता था, जो विटामिन ए क्या होती है, तो रेटिनॉल होती है। विटामिन ए क्या होती है, रेटिनॉल होता है इसका नाम विटामिन ए का। और इसमें विटामिन ए का परक्यूसर भी होता है किसमें, जो आपका गोल्डन राइस है। और बीटा कैरोटीन थी जिसके कारण आपका हल्का पीला और सुनहरा जो है धान दिखाई देता था। तो यहाँ पर आपका गोल्डन राइस हो जाता है। अगर आपसे गोल्डन राइस भी पूछा जाता है तो इस प्रकार से भी आप लिख देंगे। वैसे आपसे सुनहरा धान जो है
एग्ज़ाम में पूछ लिया जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। जैसे आपका बीएससी के एग्ज़ाम होते हैं और यूपी कैटेट का एग्ज़ाम, यूपी कैटेट में तो आपके एमक्यूसी के रूप में पूछे जाते हैं और जिसमें आपकी थ्योरी पूछी जाती है उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस प्रकार से। तो आप इनमें से जो मेन आपके पॉइंट हैं उन्हें भी लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब आगे बात करते हैं हम धान के आपका क्षेत्रफल और उत्पादन की। तो इसके उत्पादन और क्षेत्रफल की बात करें तो विश्व में देखते हैं सबसे पहले तो इसका क्षेत्रफल कहाँ पर है सबसे अधिक। तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल है पहले स्थान पर। पहले स्थान पर कौन है क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो भारत हो जाता है। अब दूसरे स्थान पर कौन हो जाता है तो दूसरे स्थान पर आपका चीन हो जाएगा। कौन? चीन हो जाता है दूसरे स्थान पर। अब उत्पादन की बात करें, उत्पादन किसका हो जाता है तो चीन का पहले स्थान पर हो जाता है। पहले स्थान पर चीन हो जाता है, दूसरे नंबर पर आपका भारत हो जाता है। और उत्पादकता की, प्रति हेक्टेयर में जो उत्पादन होता है उसको उत्पादकता बोला जाता है। तो उत्पादकता किस में होती है तो मिस्र या इजिप्ट में सबसे अधिक होती है। निर्यात कहाँ से होता है तो भारत से सबसे अधिक निर्यात किया जाता है धान का। कहाँ से? भारत से। भारत से सबसे अधिक निर्यात किया जाता है। और यहाँ पर अब बात करते हैं हम, ये आपका विश्व हो जाता है। अब हम भारत में बात करते हैं तो भारत में क्षेत्रफल सबसे अधिक आपका उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर हो जाता है। और उत्पादन में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल जो है आपका पहले स्थान पर है। और जो आपका तमिलनाडु है ये आपका दूसरे नंबर पर है। ये इसे पछाड़ने वाला है क्योंकि तमिलनाडु में अब पहला स्थान जो है ग्रहण करने वाला है उत्पादन के हिसाब से। अब यहाँ पर उत्पादकता की बात करें तो पंजाब में आपकी सबसे अधिक उत्पादकता है। तो ये आपका क्षेत्रफल और उत्पादन हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ अन्य पॉइंट जो आपके हैं। एशिया महाद्वीप पूरे विश्व का लगभग कितना 90% धान उत्पादित एवं खपत करता है। जो एशियाई महाद्वीप है पूरे विश्व का कितना करता है 90% धान क्या करता है उत्पादन भी करता है फिर उसका खपत भी करता है। और यहाँ पर अगला पॉइंट है आपका धान का कटोरा किसे कहा जाता है तो छत्तीसगढ़ को आपको धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। और यूपी में धान का सर्वाधिक उत्पादन जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक धान का उत्पादन कहाँ पर होता है तो आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है। तो आप इसे याद रखेंगे। और AGTA या जो भी आप उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं इस प्रकार के। और आगे बात करते हैं आपकी जलवायु कि जलवायु आपको कैसी। तो यहाँ पर जलवायु की बात करें क्लाइमेट, तो क्लाइमेट क्या चाहिए तो गर्म और आर्द्र जलवायु आपके धान की फसल के लिए चाहिए। अब गर्म जलवायु किस समय चाहिए आपकी तो गर्म जलवायु आपकी जब आपकी वानस्पतिक अवस्था हो, जिस टाइम आपकी पौधे बढ़वार की अवस्था में हों तो उस समय आपकी गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। और आर्द्र जलवायु की अवस्था कब होती है जब परिपक्वता के समय, मतलब जब उसकी कटाई की जाती है तो उस समय आपके परिपक्वता के समय आपकी आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है जिसे हम जो ह्यूमिडिटी बोला जाता है। तो उस समय चाहिए इस प्रकार की जलवायु। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपकी मृदा की। तो इसके लिए मृदा किस प्रकार की चाहिए तो आपको पता है कि धान की फसल के लिए मृदा किस प्रकार की चाहिए, चिकनी हो या चिकनी दोमट हो या मृत्तिका या मृत्तिका दोमट हो, जिसे किले और किले लोम बोला जाता है। इस प्रकार की मृदा आपकी धान की फसल के लिए चाहिए। या आपकी भारी मृदा हो और जिसका pH मान 5 से 6 हो। कितना? 5 से 6 pH मान हो। और 5 से 6 pH मान पर जो अन्य फसल होती है उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका एक तो धान हो जाता है, फिर आपका चाय हो जाता है, आलू हो जाती है जो 5 से 6 pH मान पर जो है उगाई जाती हैं। आलू हो जाता है और तंबाकू हो जाता है। तो तंबाकू हो जाता है। तो ये जो होती हैं आपकी, इनके लिए जो है 5 से 6 pH मान पर जो है इन फसलों को भी उगाया जाता है। तो ये जो है आपकी हो जाती हैं कुछ और फसलें जो 5 से 6 pH मान पर उगाई जाती हैं। अब आगे बात करते हैं तापमान की।
जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। कई प्रकार के यहाँ पर तापमान जो है चाहिए होते हैं आपकी धान की फसल के लिए। जैसे आधारीय तापमान की बात करें तो आधारीय तापमान 8 से 10 सेंटीग्रेड तापमान आपके गेहूं नहीं, धान की फसल के लिए चाहिए। और औसतन तापमान की बात करें 21 से 37, मतलब पूरे जीवन काल में आपके 21 से लेकर 37 सेंटीग्रेड तापमान है तो धान की फसल आपकी अच्छी ग्रोथ करेगी। और पुष्प अवस्था, जो पुष्प अवस्था होती है उस समय कितनी चाहिए, तो 26.5 से लेकर 29.5 सेंटीग्रेड तापमान चाहिए आपकी, कब, पुष्प सन की अवस्था के समय। और जब परिपक्वता हो जाए फसल 20 से 25 सेंटीग्रेड तापमान आपकी परिपक्वता अवस्था पर चाहिए। तो यहाँ सर आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी प्रकार से, तो आप इसे अच्छी तरीके से देख लेंगे और याद कर लेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं हम बीज दर की, कि आपके धान की फसल के लिए बीज दर कितनी चाहिए। अगर छिड़काव विधि से धान की बुवाई करते हैं तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर डाली जाती है। और हल या सीडड्रिल के द्वारा बोई जाती है तो 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है आपकी बुवाई की जाती है। अगर आपके धान जो संकर धान की जो प्रजातियां हैं या संकर धान है तो उसके लिए कितनी आपके चाहिए, 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है बीज दर डाली जाती है संकर धान की। अब यहाँ पर बात करें फसल अंतरण की, तो फसल अंतरण कितना चाहिए, तो 20 गुणा 10 सेंटीमीटर आपकी जो है क्या चाहिए, स्पेसिंग, मतलब फसल अंतरण चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नर्सरी। नर्सरी का समय क्या होता है और किस समय आपकी नर्सरी तैयार की जाती है, रोपणे जो आपकी रोपण की जाती है वो किस समय पर की जाती है। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले डालने का समय देखते हैं, मतलब जो नर्सरी है वो कब तैयार की जाती है, तो मई और जून में जो है ये आपकी डाली जाती है या बुवाई की जाती है इस समय पर, मई और जून में। और रोपणे का समय क्या होता है, तो जून और जुलाई, जो जून और जुलाई होता है इस समय आपकी जो धान की फसल होती है उसे रोपा जाता है। अब इसके लिए विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, नर्सरी उगाने के लिए विधियाँ, तो आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि धान की फसल की नर्सरी तैयार करने की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, उनका संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से आपसे पूछ लेगा, वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपको ये तीनों विधियाँ लिखनी है, तो हम बताएंगे किस प्रकार से हो जाती हैं। तो सबसे पहले भीगी या गीली विधि होती है, दूसरी डैपोक विधि होती है, तीसरी आपकी श्री पद्धति विधि होती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर अब बात करने वाले हैं भीगी विधि की। जो भीगी विधि है इसकी बात करेंगे। तो ये भीगी विधि हो जाती है क्षेत्रफल नर्सरी डालने हेतु, जो आपकी क्षेत्रफल जो आपका कितने क्षेत्रफल में धान की बुवाई करनी है उस प्रकार से हम, जैसे हमें 1 हेक्टेयर में रोपाई करनी है तो उसके लिए कितना क्षेत्र की आवश्यकता होगी। तो अगर मीटर में पूछ ले जाए तो आपका 1000 मीटर स्क्वायर, अगर हेक्टेयर में पूछ ले आपसे 1/10 हेक्टेयर, और आपसे इस प्रकार से भी हेक्टेयर में पूछ सकता है 0.1 हेक्टेयर में जो है बुवाई की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर भूमि के लिए। और पानी इसमें भरे खेत में बीज की बुवाई की जाती है, मतलब इसमें जो है आपका जो खेत होता है उसमें पहले पानी भरा जाता है, पानी भरने के बाद ऊपर से बीज को जो है बखेरा जाता है और इसमें जो है भीगी विधि हो जाती है। और बीज दर की बात करें भीगी विधि में कितनी कितनी आवश्यकता होती है, अगर महीन धान है तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, अगर मोटा धान है तो 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर डाली जाती है। और रोपाई की बात करें तो कितने दिन में ये तैयार हो जाती है आपकी, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि धान की फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है। जैसे सामान्य दशा में बात करें तो नर्सरी डालने के 20 से 25 दिन बाद जो है नर्सरी तैयार हो जाती है। अगर ऊसर भूमि है तो उसमें अगर हमने नर्सरी तैयार कर रही है तो उसमें 25 से 30 दिन में वहाँ पर भी तैयार हो जाएगी। और रबी ऋतु की बात करें तो रबी ऋतु में नर्सरी डाल जो आपकी तैयार होती है कब होती है, तो 30 से 35 दिन में तैयार हो जाती है। और रोपाई का अंतरण क्या होता है 20 गुणा 10, वो हमने ऊपर बात कर ली थी। अब हम दूसरी विधि देखते हैं। तो दूसरी विधि की हम बात करें यहाँ पर, तो दूसरी विधि कौन सी हो जाती है आपकी, तो दूसरी विधि है आपकी डैपोक विधि। तो डैपोक विधि की बात करें हम, ये आ जाती है आपकी डैपोक विधि। डैपोक विधि मेट विधि व मृदा विहीन नर्सरी विधि। तो ये मेट विधि और मृदा विहीन नर्सरी विधि होती है। और नर्सरी फर्श व चटाई
टाट पर डालते हैं, इसमें जो है मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सी विधि है जिसमें बिगर मृदा के जो है पौध तैयार की जाती है, तो वो आपकी डैपोक विधि हो जाती है, जिसमें फर्श पर टाट और चटाई का प्रयोग कर कर जो है इसे तैयार कर लेते हैं, या पॉलीथीन भी डालकर। और इसकी खोज कहाँ पर की गई थी, तो मनीला फिलीपींस में इसकी खोज की गई थी। कहाँ, मनीला फिलीपींस में। भारत में सर्वाधिक प्रचलित आपकी कहाँ पर हो जाती है, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक प्रचलित है। नर्सरी हेतु क्षेत्रफल 25 से 30 मीटर स्क्वायर जो है आपके क्षेत्रफल रहता है 1 हेक्टेयर की बुवाई के लिए। और नर्सरी की बीज दर की बात करें तो 2.5 से 3 किलोग्राम जो मीटर स्क्वायर के हिसाब से जो है आपकी बीज दर डाली जाती है, या 75 से 90 किलोग्राम हेक्टेयर के हिसाब से जो है बुवाई की जाती है। और नर्सरी का जो रोपाई का जो तैयार हो जाती है वो 11 से 14 दिन में जो है ये रोपने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि डैपोक विधि में जो पौध रोपने के लिए कितने दिन में तैयार हो जाती है, तो आपकी 11 से 14 दिन में रोपने के लिए तैयार हो जाती है। अब आगे बात करें हम नंबर 3 जो श्री पद्धति है, तो इसे जो बोला जाता है सिस्टम ऑफ राइज इंटेंसिफिकेशन जो है इसे बोला जाता है, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। और 1983 में मेडागास्कर में इसकी खोज की गई थी। तो इसकी खोज कहाँ पर, 1983 में मेडागास्कर में जो है इसकी खोज की गई थी। सन 2000 में डॉक्टर भास्कर द्वारा इसे भारत तमिलनाडु में जो है लाया गया था। तो भारत में किसके द्वारा लाया गया था इसे, डॉक्टर भास्कर। और कब, 2000 में जो है इसकी जो है लाया गया था भारत के अंदर तमिलनाडु में सबसे पहले। और इसकी बीज दर 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर होती है। और नर्सरी हेतु क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर इसके लिए क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। और नर्सरी रोपण हेतु जो 10 से 12 दिन में जो है या 8 से 12 दिन में तैयार हो जाती है। डैपोक विधि में क्या होता, तो डैपोक विधि में आपकी 11 से 14 दिन में तैयार हो जाती है। कितनी, 11 से 14 दिन में डैपोक विधि में। और आपसे श्री विधि पूछ ले तो आपकी 10 से 12 दिन या 8 से 12 दिन, आपको दोनों में से कोई सा एक ऑप्शन मिलेगा तो वो हो जाती है। और इसके लिए फसल अंतरण 25 गुणा 25, उसके लिए 20 गुणा 10 थी। तो इसे भी आप याद रखेंगे। और इसके जनक कौन हो जाते हैं, हेनरी डी लालिने। तो श्री विधि के जो आपके जनक हैं वो हेनी डी लालिने हो जाते हैं। भारत में सर्वाधिक प्रचलन है वो दक्षिण भारत में है। तो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा ये प्रचलित हो जाती है श्री विधि। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये आपकी नर्सरी की विधियाँ हो जाती हैं। अब यहाँ पर पडलिंग, तो आपने नाम सुना होगा पडलिंग। पडलिंग किसे कहते हैं, तो पानी भरे हुए खेत में यांत्रिक विधि द्वारा पाटा लगाकर खेत कीचड़ तैयार करना, खेत में कीचड़ तैयार करना, उसी को पडलिंग कहते हैं। तो पडलिंग किसे कहते हैं, आपको पता पड़ गया होगा। तो पडलिंग उसे कहते हैं, जैसे हम आपके धान की बुवाई करते हैं तो हम खेत को तैयार करने के बाद उसमें पानी भरते हैं। पानी भरने के बाद हम कल्टीवेटर की सहायता से उसमें जो है कीचड़ जो उत्पन्न करते हैं, या हम बोल सकते हैं कंदेल, तो जो करते हैं उसी को ही पडलिंग बोला जाता है। अब पडलिंग के लाभ क्या होते हैं, मृदा नमी संरक्षित रहती है, मतलब जो पानी की आवश्यकता है वो उसको पूर्ति बनाए रखती है, क्योंकि उससे जो रंध्र होते हैं वो सब दब जाते हैं, जिससे पानी जो है उसमें अधिक समय तक भरे रहता है। और दूसरा है पानी में परकोलेशन व लीचिंग प्रक्रिया कम हो जाती है। जब उसके पोर्स होंगे वो बंद हो जाएंगे तो उसमें लीचिंग भी और परकोलेशन भी कम ही होगा। और खरपतवारों की वृद्धि में रोक, जो भी आपके खरपतवार होते हैं उनकी रोक लग जाती है, वो जमते नहीं हैं। अब अगला बात करते हैं, और इसकी कुछ हानियाँ भी होती हैं पडलिंग की। तो हानियाँ क्या होती हैं, तो मृदा सतह का कठोर होना, जो मृदा होती है वो आपकी कठोर हो जाती है। मृदा स्थूल घनत्व भी आपका बढ़ जाता है। तो ये इसकी कुछ हानियाँ होती हैं। धान की सीधी बुवाई मतलब डायरेक्ट सीडेड राइस, तो ये आपकी कौन कौन सी होती हैं, एक ड्राई आपकी हो जाती है, एक बेड मतलब एक आपकी ड्राई और एक वेट, दो प्रकार की होती हैं ये। अब यहाँ पर देख लेते हैं हल जो है आपका क्या होता है, हल सीडड्रिल व छिड़काव विधि से जो बीज की खेत में सीधी बुवाई करना जो है
बुवाई करना होता है हल और सीड ड्रिल या छिड़काव विधि के द्वारा। और इसकी वैरायटियाँ हो जाती हैं, बाला हो जाती है, कावेरी हो जाती है और नगीना 22 जो डायरेक्ट आपकी सीडेड राइट होती है, मतलब जो धान की सीधी बुवाई करते हैं वो वैरायटी कौन सी है, बाला है, कावेरी, नगीना 22 हो जाती हैं। और इसके लाभ होते हैं, तो इसके लाभ की बात करें, लाभ क्या होते हैं, लागत में कमी आती है, पानी की भी बचत होती है। हानि क्या होती है, बलुई भूमियों के लिए उपयोगी नहीं है ये, और खरपतवारों की समस्या बहुत ज़्यादा होती है इनमें। तो खरपतवारों की भी जो है इसमें ज़्यादा क्या होती है, बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, जो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछने के चांस रहते हैं, इसको आप देख लेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर धान की प्रजातियों की, तो आपकी यहाँ पर देखें, जो धान की कुल कितनी 24 प्रजातियाँ हैं, कितनी 24, जिनमें से मात्र 2 प्रजातियों की जो है खेती की जाती है, कितनी 2 प्रजातियों की, और जो शेष 22 प्रजातियाँ हैं वो क्या हैं, वो जंगली प्रजातियाँ हो जाती हैं। तो 2 प्रजाति कौन कौन सी हैं, एक तो ओराइजा आपकी सैटाइवा हो जाती है जो एशिया में उगाई जाती है, एक ओराइजा गिलवेरिया हो जाती है जो अफ्रीका में उगाई जाती है। तो ओराइजा गिलवेरिया आपकी अफ्रीका में उगाई जाती है और ओराइजा सैटाइवा एशिया में उगाई जाती है। अब बात करते हैं हम ओराइजा सैटाइवा प्रजाति की, तो इसकी भी आपकी 3 उप प्रजातियाँ होती हैं। अब 3 उप प्रजातियाँ कौन सी होती है उनकी बात करें, एक तो होती है इंडियन जो भारत में उगाई जाती है, एक होती है जेपेनिया, जोपोनिया होती है जो जापान में उगाई जाती है, जिसका दाना चपटा छोटा और दाने में सीकुर ज़्यादा और पौधा जो है बोना होता है। एक होती है आपकी जवेनिका जो इंडोनेशिया में जो है उगाई जाती है, इंडोनेशिया में कौन सी आपकी जवेनिका, और जापोनिया में आपकी जापान, और इंडिका में आपकी भारत। अब आगे बात करते हैं इंडिया, दूसरा नंबर कौन सा हो जाता है, इंडिया। इंडिया में जो है आपकी जो 3 उप प्रजातियाँ, मतलब 3 उप प्रजातियाँ होती है, एक अस होती है, एक अमन, एक बोरो। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इसे आप ज़रूर जो है देख लेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं अस, अमन, बोरो। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर देखते हैं, एक तरफ धान है, दूसरी तरफ बुवाई का समय है, तीसरी तरफ आपका कटाई का समय, और इसका क्षेत्रफल कितना कितना जो है उगाया जाता है। जैसे बात करें सबसे पहले अस, तो अस जो होता है मई और जून से शुरू होता है इसकी बुवाई का समय। तो कब से शुरू होता है, मई और जून। फिर इसकी कटाई कब होती है, तो सितंबर और अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। अस में जो धान की बुवाई की जाती है मई जून में, कटाई सितंबर अक्टूबर में, और इसका क्षेत्रफल जो आपका 7% क्षेत्रफल जो है इसकी खेती की जाती है। दूसरा नंबर हो जाता है अमन, जो अपने इधर सबसे ज़्यादा इसकी खेती की जाती है, जून और जुलाई में इसकी बुवाई की जाती है, नवंबर और दिसंबर में इसकी कटाई की जाती है। जो 84% क्षेत्रफल सबसे अधिक जो है ये उगाया जाता है। और यहाँ पर तीसरा नंबर है बोरो, जो रबी ऋतु में जो है उगाया जाता है, नवंबर और दिसंबर में इसकी बुवाई की जाती है, और मार्च और अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है, और ये 9% क्षेत्रफल जो है इसकी खेती की जाती है। तो ये आपकी प्रजातियाँ थी। अब बात करते हैं खाद और उर्वरक की। तो खाद और उर्वरक की बात करें तो यहाँ पर जो FYM है, जो फार्म यार्ड जो है आपकी गोबर की सड़ी हुई खाद, तो 10 से आपकी 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाली जाती है। और इसमें जैव उर्वरक की बात करें, जो धान की फसल में जैव उर्वरक जो बायो फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग करते हैं, जो 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो धान की फसल में 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और इसमें दूसरा एजोला भी आपका इसमें जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें उर्वरक के रूप में, तो सर्वोत्तम जो उर्वरक होता है वो नाइट्रोजनी उर्वरक होता है। धान की फसल के लिए कौन सा, नाइट्रोजनी उर्वरक, जिसमें अमोनिया सल्फेट का प्रयोग करते हैं। अब अमोनिया जो सल्फेट होता है उसमें आपकी नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है और सल्फर की मात्रा कितनी होती है, इनको भी हम साथ ही साथ देखते चलेंगे। तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 20.5% होती है अमोनियम सल्फेट में। अमोनियम सल्फेट में जो आपकी नाइट्रोजन की मात्रा है वो कितनी होती है, 20.5% होती है। और अमोनियम सल्फेट में जो सल्फर की मात्रा होती है वो कितनी होती है, आपकी 24% सल्फर की मात्रा होती है। और इसका प्रयोग जो किया जाता है वो अपचयनित क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है।
जो नाइट्रोजनी उर्वरक होता है। आप यहाँ पर देख लेते हैं नाइट्रोजन की कितनी आवश्यकता चाहिए धान की फसल के लिए। तो 120 किलोग्राम आपकी नाइट्रोजन की मात्रा चाहिए। और बात करें जो आपकी 60 किलोग्राम आपके फास्फोरस चाहिए और पोटास की मात्रा आपकी 40 किलोग्राम चाहिए। अगर आपसे रेशियो भी पूछ लिया जाए तो 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर 2 छिक्का 12 हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो आपसे रेशियो भी पूछ लिया जाए तो 3 2 आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका कट जाएगा। तो इसको भी देख लेंगे, 3 से 1 कट जाएगा, 3 से ये और 2 ये। तो यहाँ से 3 से 1 बार, तो 1 अनुपात 2 की जो है आवश्यकता होती है, अनुपात में भी पूछ ले आपसे तो। अब आगे बात करते हैं खरपतवार कि इसमें आपकी जो धान की फसल होती है इसमें कौन कौन से खरपतवार लगते हैं। तो खरपतवार की बात करें, सबसे पहले जंगली धान जो नकलची खरपतवार होता है। तो नकलची खरपतवार कौन सा हो जाता है, तो इकाइनोक्लोवा और कोलेनम। जो इकाइनोक्लोवा कोलेनम आपका हो जाता है जंगली धान जो नकलची खरपतवार होता है। तो जंगली धान का वैज्ञानिक नाम इकाइनोक्लोवा कोलेनम हो जाता है। सावा क्या होता है, सावा का जो बार्नयार्ड घास होती है इकाइनोक्लोवा और क्रुसकेली, तो ये वैज्ञानिक नाम हो जाता है। मोथा का क्या हो जाता है, साइप्रस रोटेंडस हो जाता है आपका वैज्ञानिक नाम। अब इनका नियंत्रण किस प्रकार से करेंगे, तो इसमें रसायन का प्रयोग करेंगे प्री इमर्जेंस और पोस्ट इमर्जेंस के रूप में। तो इसमें देख लेते हैं प्री इमर्जेंस के रूप में ब्यूटा क्लोरो जिसका नाम मचेटी होता है। तो इसका रोपाई से मतलब इसकी बुवाई करने से 2 से 3 दिन पहले, उस मतलब 2-3 दिन के भीतर या पहले जो है ब्यूटा क्लोरो या मचेटी का प्रयोग कर लेते हैं। और पोस्ट इमरजेंट प्रोपेनिल का प्रयोग करते हैं, जिसे स्टाम्प मतलब मार्केटिंग जो अगर नाम से हम देखेंगे तो स्टाम्प्स F34 हो जाएगा। इसका रोपाई के 7 दिन के बाद जो है प्रयोग किया जाता है, मतलब फसल बुवाई के बाद इसका प्रयोग करते हैं। और इसकी यांत्रिक विधि क्या हो जाती है, खुरपी द्वारा करते हैं और जापानी पेडी बीडर के द्वारा जो है नियंत्रण कर लेते हैं खरपतवारों का। अब आगे बात करते हैं हम, जो इसमें जो कुछ क्रियाएं होती हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनको भी हम साथ ही साथ देखते चलेंगे। जैसे आपकी ब्रूशेनिंग एक क्रिया होती है, तो धान के खेत में देसी हल के द्वारा क्रिस क्रॉस जुताई करके खरपतवारों को बाहर निकालना जो है क्या कहलाता है, ब्रूशेनिंग। अब साधारण भाषा में देखते हैं ब्रूशेनिंग क्या होता है। तो ब्रूशेनिंग बोला जाता है जैसे धान की बुवाई करने के बाद जब धान जो है आपके 1 महीना से और 35 दिन के हो जाते हैं, तो उस समय क्या होता है, नहीं बुवाई के 3 से 4 सप्ताह के बाद, 3 से 4 मतलब 728 मतलब आपके 25 से और 35 दिन के बीच में हो जाते हैं। तो उस समय क्या होता है, तो बैल की सहायता से या पाटे की सहायता से जो है पूरी खेत पर जो है आपका पाटा चला दिया जाता है, जिससे जो भी आपकी ब्रूशनिंग की क्रिया होती है मतलब धान जो है अच्छे किल्ले फुटवार अच्छी करते हैं, जिससे जो है आपके क्या होता है, तो उससे आपकी उपज में वृद्धि होती है, तो उसी को ब्रूशनिंग बोला जाता है। इसमें बुवाई के 3 से 4 सप्ताह के बाद ब्रूशनिंग करते हैं और मुख्यतः जो डायरेक्ट सीड राइस की बुवाई की जाती है उनमें जो है इस विधि का प्रयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा। और इसमें हैंड वर्निंग द्वारा हाथ से खरपतवारों को भी उखोड़ा जाता है। अब आगे बात करते हैं हम सिंचाई की। यहाँ पर धान की फसल में सिंचाई की बात करें तो सिंचाई को देख लेते हैं जल मांग कितनी होती है। तो वाटर रिक्वायरमेंट आपकी 900 से लेकर 2500 मिलीमीटर की आवश्यकता होती है आपकी धान की फसल के लिए। और सिंचाई की बात करें इसमें तो फ्लड इरिगेशन मतलब बाढ़कृत या उत्प्लावन या अपवाह सिंचाई की विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी विधि का प्रयोग, तो फ्लड इरिगेशन या इंग्लिश में आप याद रख लेंगे फ्लड इरिगेशन, हिंदी में बाढ़कृत, तो उत्प्लावन और अपवाह सिंचाई, तो इन विधियों का प्रयोग किया जाता है सिंचाई से। और धान का पादप अगर 1 किलो शुष्क पदार्थ पैदा करना, मतलब अगर हमें 1 किलो चावल पैदा करना है तो उसके लिए 5000 से लेकर 5500 लीटर पानी की जो है खपत करनी पड़ती है। और सबसे कम जल मांग किसकी होती है, तो धान की उपयोग दक्षता, जल मांग नहीं, तो सबसे कम जल उपयोग दक्षता किसकी होती है, तो धान की होती है। और सिंचाई की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले कल्ले निकलते समय जो है सिंचाई की जाती है धान की फसल में। बोटिंग अवस्था पर मतलब क्रांतिक सिंचाई अवस्था पर जो है आपकी सिंचाई की जाती है। और पुष्पन अवस्था पर भी आपकी सिंचाई की जाती है, किस समय, पुष्पन अवस्था पर भी। तो ये आपकी सिंचाइयाँ हो जाती हैं।
अब बात करते हैं हम रोग की। तो आपकी धान की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम झोंका रोग। तो झोंका रोग जो होता है, जिसे ब्लास्ट डिजीज बोला जाता है, इसका रोग कारक क्या होता है। तो रोग कारक होता है इसका कवक। तो ये किसके द्वारा होता है, झोंका रोग कवक के द्वारा होता है। कवक का नाम क्या होता है, तो पायरिकुलेरिया ओराइजी। तो पायरिकुलेरिया ओराइजी जो होता है वो झोंका रोग का कारक होता है। और इसमें जो परफेक्ट स्टेज होती है, तो मेगापार्थी ओराइजी जो होती है यह परफेक्ट स्टेज होती है। और इसे राइस मैन एज डिसीज़ भी कहा जाता है, मतलब राइस मैन एज डिसीज़ भी झोंका रोग को कहते हैं। और दूसरा है आपका उफरा रोग। उफरा रोग आपका सूत्रकृमि के द्वारा लगता है। किसके, सूत्रकृमि के द्वारा। जो कारक होता है, रोग कारक क्या होता है उफरा रोग का, सूत्रकृमि। और सूत्रकृमि का नाम क्या होता है, तो डायटिलेशंस आपका एंगोस्पर्म। क्या होता है, एंगोस्पर्म हो जाता है ये आपका, इसका सूत्रकृमि का नाम हो जाता है। और ब्रांचिंग विकार। तो ब्रांचिंग विकार जो होता है वो फेरस की कमी, या बोल सकते हैं आयरन की कमी, या लोहे की अधिकता के कारण होता है। मतलब अगर फेरस की अधिकता हो जाती है, या आयरन की अधिकता, या लोहे की अधिकता हो जाती है, तो ब्रांचिंग विकार आपका उत्पन्न हो जाता है। सफ़ेद अंडाशय विकार, जो वाइट ओवरिंग जो डिसऑर्डर होता है वो किसके कारण होता है, तो फेरस की कमी के कारण होता है। किसकी, फेरस की कमी के कारण होता है। यह अधिकता के कारण होता है, ब्रांचिंग अधिकता के कारण, और सफ़ेद अंडाशय कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर ये रोग है आपका। और अगला 5 नंबर का रोग है। तो 5 नंबर के रोग की बात करें, डेंगू रोग। डेंगू रोग आपका वायरस के द्वारा लगता है। किसके, वायरस के द्वारा लगता है। जो RSTV जो वाहक होता है, तो वेक्टर होता है कौन सा, RSTV। और हरा फुदका जो है इसमें होता है, और जिसका नाम हो जाता है निफोटेटिस वायरेसिस। क्या हो जाता है, निफोटेटिस वायरेसिस आपका हरा फुदका का नाम हो जाता है। ये RSTV वाहक के कारण लगता है। अब अगला हो जाता है आपका जीवाणु पत्ती झुलसा। जो पत्ती झुलसा है वो रोग कारक क्या होता है, तो जीवाणु हो जाता है इसमें। और जीवाणु का नाम जेंथोमोनास ओराइजी हो जाता है। और इसके लक्षण कैसे दिखाई देते हैं, एक तो ब्लाइंट लक्षण और एक क्रेस लक्षण दिखाई देते हैं आपकी धान की फसल पर। और अगला जो आपका रोग हो जाता है वो हो जाता है बेक्कनी रोग। तो बेक्कनी रोग कौन सा हो जाता है, बेक्कनी रोग होता है आपका, ये कवक के द्वारा होता है। और जो जिब्रेला जो फ्यूजी कोराई के द्वारा होता है। किसके, जिब्रेला फ्यूजी कोराई के द्वारा। और जो ये कवक है, इस कवक से ही जो जिब्रेलिन जो आपका 3 होता है, जिब्रेलिन 3 जो होता है, मतलब पादपों में जो वृद्धि के लिए या मोटाई के लिए, जैसे अंगूर में मोटाई के लिए उत्पन्न हो जाता है, तो वो जिब्रेलिन जो तैयार किया गया था, तो यहीं से आपका तैयार किया गया था। किस कवक से, तो जिब्रेला फ्यूजी कोराई से ही। और इसकी खोज किसने की थी, बेक्कनी रोग की। तो जो ओबासा कुरोसावा हैं, जो आपके ओबासा कुरोसावा हैं जापान के, इन्होंने जो है जापान में जो है आपकी बेक्कनी रोग की जो है खोज की थी। अब अगला हो जाता है आपका जो भूरी पत्ती धब्बा रोग। भूरी पत्ती धब्बा रोग जो है किसके कारण होता है, तो कवक के कारण होता है। किसके, कवक के कारण होता है ये। और कवक का नाम क्या होता है, तो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। और जिसका दूसरा नाम जो होता है डिस्लेरी ओराइजी। डिस्लेरी ओराइजी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये जो है बंगाल में इसी रोग के कारण 1943 में भीषण अकाल पड़ा था, और जिसके कारण जो है इसे बंगाल फेमाइन के नाम से जो है जाना जाता है। तो बंगाल फेमाइन के नाम से भूरी पत्ती धब्बा रोग, जिसे ब्राउन लीफ स्पॉट बोला जाता है, 1943 में भीषण अकाल पड़ा था इसी रोग के कारण। और ये कवक के द्वारा होता है, और हेलमिंथियोस्पोरी ओराइजी के कारण होता है। और यहाँ पर जो है ये आपका हो जाता है 8वें नंबर का जो रोग है। अब बात करते हैं जो आपका 9 नंबर का रोग है, जो खैरा रोग है। और ये खैरा रोग जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोग है। खैरा रोग की बात करें, ये जिंक जस्ते की कमी के कारण होता है। इसे खोजा किसने था, तो 1966 में जो पंतनगर में बाई-एल नीने ने जो है आपके जो बाई-एल नीने थे, इन्होंने जो है इस रोग को जो है आपका खोजा था। और इसके लक्षण कैसे दिखाई देते हैं, तो नर्सरी अवस्था में ही बुवाई के 15 दिन बाद से जो है इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो इसका उपचार किस प्रकार से किया जाता है, तो बुवाई के समय 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं, या
खड़ी फसल में 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट और आपके 2.5 किलोग्राम चूना पानी में मिलाकर जो है इसका प्रयोग कर लेते हैं, जिससे खैरा रोग जो है ख़त्म हो जाता है आपका। और अगला है आपका अकोची रोग। अकोची रोग जो है ये किससे होता है? तो हाइड्रोसल्फाइड की अधिकता से होता है। किससे? हाइड्रोसल्फाइड की अधिकता से हो जाता है अकोची रोग, और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसे आप नोट ज़रूर कर लेंगे। अब आगे बात करेंगे हम कीट पतंगों की। तो कीट पतंगों की बात करेंगे हम यहाँ पर, और कीट पतंगों की बात करने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर सभी विषय के जो हैं मिलने वाले हैं इसी प्रकार से वीडियोस के लेक्चर। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहें। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कीट पतंगों की। तो कीट पतंगों में सबसे पहला पीला तना छेदक की बात करते हैं हम, जो येलो स्टेम बोरर होता है। तो इसका जूलॉजिकल नाम होता है उसकी बात करते हैं। सर्कोफेगा जो इंसर्टूलस इसका जूलॉजिकल या वैज्ञानिक नाम हो जाता है। गण क्या हो जाता है? तो लेपिडोप्टेरा, जो लेपिडोप्टेरा हो जाता है इसका गण हो जाता है। लक्षण इसके डेड हार्ट या वाइट हार्ट जैसे इसके लक्षण दिखाई देते हैं। अब आगे बात करते हैं गंधी बग। तो गंधी बग की बात करें तो लेपिटोकोरिसा एकुलाटा जो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है, ये भी आपका हेमियोप्टेरा का हो जाता है। आक्रमण कब करता है? ये दुग्ध अवस्था पर, मतलब मिल्किंग स्टेज पर जो है यह आक्रमण करता है। अगला है आपका तीसरा नंबर सैनिक कीट, जिसे आर्मी वर्म बोला जाता है। तो मेथिमीनिया सेपेराटा क्या हो जाता है? मेथिमीनिया सेपेराटा इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है किसका? सैनिक कीट का। यह आक्रमण कब करता है? तो ये रात्रि के समय आपका आक्रमण करता है। तो रात्रि के समय में कौन आक्रमण करता है? तो सैनिक कीट करता है। अब अगला आपका जो कीट है वो हो जाता है भूरा पादप, जो फुदका हो जाता है, मतलब ब्राउन प्लांट होपर। तो नील पारवाटा और लुगेनेनस कौन सा हो जाता है? जो नील पारवाटा और लुगेनस जो आपका हो जाता है इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है। और गालमिज आपका गालमिज जो हो जाता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओरिस्यूला ओराइजी इसका जो है नाम हो जाता है। और लक्षण सिल्वर सूट या ओनियन लीफ जैसे जो है इसके लक्षण दिखाई देते हैं। अगला रोग हो जाता है आपका हिस्पा कीट कौन सा हो जाता है आपका? डिस्क्लोडेस्पा और आर्मी गेरा क्या हो जाता है? डिक्सोडेल्बा आर्मी गेरा। तो हिस्पा कीट का आपका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं, ये आपके कीट हो जाते हैं सारे। यहाँ पर अब बात करेंगे हम उपज की। तो आपकी जो धान की फसल की उपज है वो कितनी प्राप्त हो जाती है? तो संकर धान की बात करें तो 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपकी संकर धान से जो है उपज प्राप्त हो जाती है। और सामान्य धान की बात करें तो 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। सामान्य धान की 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और संकर धान की 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब बात करें भंडारण। तो धान का भंडारण जब 10 से 12% नमी की मात्रा इसमें शेष रहे, जब इसकी जो है भंडारण जो है किया जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसका परीक्षण भार, जो आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दाने का परीक्षण भार क्या होता है? सामान्य धान है तो आपके 25 ग्राम हो जाता है। सामान्य धान है तो उसका जो परीक्षण भार है 25 ग्राम हो जाएगा। और बासमती धान है तो 21 ग्राम हो जाएगा। बासमती धान का 21 ग्राम हो जाता है। और धान का दाना, तो यहाँ पर हम धान के दाने के बारे में बात करेंगे। तो धान के दाने के बारे में देखें तो आपका जो धान होता है तो धान इस प्रकार का होता है कुछ। तो इसमें जो एक परत होती है आपकी धान के ऊपर की, जिसे बोला जाता है क्या? लेमा। और एक इसके अंदर जो होती है, अंदर वाली को बोला जाता है पेलिया। तो पेलिया जो आपकी हुलिंग या हल और भूसी बोला जाता है, इसी को हटाने को जो है आपका हलिंग कहा जाता है। तो हलिंग पूछा जाता है, हलिंग किसे कहते हैं? तो हलिंग बोला जाता है जो पेलिया और लेमा को, जो दोनों परतों को हटाया जाता है, जो अंदर बचती है पीलिया, तो उसी को बोला जाता है आपका हलिंग बोला जाता है। तो धान में जो हलिंग है वो कितनी होती है? 66% होती है। और धान में जो मिलिंग होती है वो 50 से
55% होती है। तो धान में मिलिंग 55% और धान में हलिंग 66% होती है। और पॉलिशिंग क्या होती है? तो पॉलिशिंग जो होती है, धान के दाने में जो एलुरान परत होती है, मतलब भूरे रंग की जो होती है, उसी को हटाना ही क्या कहलाता है? पॉलिशिंग कहलाता है। सफ़ेद चावल की प्राप्ति होती है पॉलिशिंग के द्वारा। तो किसकी प्राप्ति होती है? सफ़ेद चावल की प्राप्ति होती है। तो ये आपकी पॉलिशिंग हो जाती है। और अब आगे बात करें जो परबॉइलिंग होती है, परबॉइलिंग किसे कहते हैं? तो परबॉइलिंग आपने जो सुना होगा, जो चावल होते हैं वो टूटते नहीं हैं। तो परबॉइलिंग जो क्रिया है वो किस प्रकार से होती है? तो परबॉइलिंग की बात करें हम यहाँ पर, तो परबॉइलिंग जो होती है आपकी हाइड्रोथर्मल और ट्रीटमेंट के द्वारा जो है आपका जो परबॉइलिंग की जाती है। तो किस प्रकार से करते हैं? तो इसमें लंबे आकार के धान से समूचा चावल प्राप्त करने के उद्देश्य से धान को गर्म पानी में डालकर सुखाया जाता है और उसके बाद में उस चावल को निकाला जाता है, जिसमें परबॉइलिंग जो राइस होती है उसे लाइटिंग येलो कलर में जो है रखा जाता है और इसमें विटामिन B12 का संचय होता है। तो आपका जो परबॉइलिंग होता है वो क्या होता है? इसमें लंबे आकार के धान जो है समूचे चावल को प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। तो इसमें क्या किया जाता है? चावल को पहले उबाला जाता है, जो आपके धान होते हैं उसको उबाला जाता है। उबालने के बाद उसमें डाल दिया जाता है, डालने के बाद उसे निकाल कर उसे सुखाकर फिर उसमें से जो है क्या किया जाता है? धान को निकाला जाता है, जो चावल प्राप्त होते हैं। तो उसमें क्या होता है? चावल जो टूटते नहीं हैं, तो जिससे चावल समूचे प्राप्त होते हैं। वो किस प्रकार के होते हैं? लाइट येलो कलर के जो है निकल आते हैं और इसमें विटामिन B12 का जो है संचय हो जाता है। तो ये आपकी प्रोसेस हो जाती है। तो प्रोसेस क्या होती है? इसमें स्टेज होती है, उसे पहले ड्राइनिंग किया जाता है, फिर इसे सोकिंग किया जाएगा, फिर स्टीमिंग किया जाता है। तो ये हो जाती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ इंस्टीट्यूट हैं, इनके बारे में देख लेते हैं धान से संबंधित। जैसे DRR, तो क्या हो जाता है? डायरेक्टर ऑफ राइस रिसर्च, जो हैदराबाद में स्थित है। दूसरा होता है CRRI, तो क्या हो जाता है? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या हो जाता है? कटक उड़ीसा में हो जाता है, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। और एक हो जाता IRRI, तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मनीला फिलीपींस में हो जाता है, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। तो ये आपके धान से संबंधित कुछ आपके इंस्टीट्यूट थे, जिसे हमने यहीं पर कर लिया है। अब आगे बात करते हैं काला नमक चावल। एक आपका काला नमक चावल है जो आपका उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है और इसे GI टैग भी प्राप्त हुआ है। तो काला नमक चावल आपका, जिसे GI टैग 2010 में मिला था, किसको? सिद्धार्थ नगर को। और जो ODOP योजना के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला उत्पाद के रूप में सिद्धार्थ नगर को, बस्ती को, गोरखपुर को, महाराजगंज को, तो इनके लिए आपका काला नमक चावल के लिए जो है GI टैग प्राप्त है। अब आपका एक पॉइंट आता है वायु मृदुकीय ऊतक क्या होता है? तो ये जो होता है आपका, जो धान का पादप पानी में रहते हुए भी सड़ता नहीं है। तो क्यों नहीं सड़ता है? क्योंकि ये जो है आपका जो पौधे की पत्तियां होती है उनसे ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीजन लेता रहता है, जिस प्रकार से जो ये जड़ें होती हैं या पौधा होता है ये आपका सड़ नहीं पाता है। अब यहाँ पर जो आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, जहाँ से आपका 1 या 2 क्वेश्चन जो है आपका पूछा ही जाता है। 1 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 2 क्वेश्चन भी। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो आपकी धान की प्रजातियाँ हैं, किनकी प्रजातियों के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जो आपकी इम्पोर्टेंट प्रजातियाँ हो जाती हैं धान की। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट संकर प्रजाति धान की कौन सी है? तो अबहार 1 अबहार जो 1 और 2 है, जो 1994 में आई थी, फर्स्ट संकर प्रजाति। दूसरी है आपकी बासमती, जो पहली बासमती संकर किस्म कौन सी है? PRH10 जो है ये कौन सी हो जाती है? पहली बासमती संकर आपकी प्रजाति हो जाती है। दूसरी फर्स्ट बोनी प्रजाति कौन सी होती है? तो ताइवान 1 मतलब TN1 हो जाती है। और भारत की जादुई धान किसे कहा जाता है? तो जया को जो है भारत का जादुई धान कहा जाता है। और ये किस किस के क्रॉस से बनाई गई थी? तो TN1 और आपके T141 के क्रॉस से जो है इसे तैयार किया गया था। और किसने किया था? 1968 में डॉक्टर शास्त्री के द्वारा जो है इसे विकसित किया गया था, जो भारत का जादुई धान है जया को।
और विश्व का जादुई धान कौन सा हो जाता है? भारत का तो आपका जया हो जाएगा, और विश्व का पूछ लिए IR 8 हो जाएगा, जो आपका लवणीय भूमि हेतु जो है आपका उपयुक्त होता है। तो IR 8 जो होता है वो विश्व का जादुई धान है, भारत का जया हो जाता है। और सर्वाधिक प्रोटीन वाली जो आपकी प्रजाति हैं वो कौन कौन सी हैं? CR धान 310 हो जाती है, फिर आपका बासमती हो जाती है। तो ये प्रजातियाँ कैसी हैं? सर्वाधिक प्रोटीन वाली होती हैं। और औषधीय वाली प्रजाति कौन कौन सी हो जाती हैं? कालो जेरा आपकी कौन सी होती है? कालो जेरा प्रजाति औषधीय प्रजाति हो जाती है। औषधीय प्रजाति कालो जेरा हो जाती है आपकी, ये धान की प्रजाति है। अब बात करते हैं उत्परिवर्तित जो म्यूटेंट वैरायटी होती है वो कौन कौन सी होती हैं? एक आपकी जगन्नाथ हो जाती है, एक प्रभावती हो जाती है, एक सत्तारी हो जाती है। जगन्नाथ, प्रभावती और सत्तारी ये आपकी म्यूटेंट वैरायटी हो जाती हैं धान की, और इम्पोर्टेंट वैरायटी हैं, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो उत्पत्ति मतलब उत्परिवर्तित वैरायटी हैं वो कौन कौन सी हो जाती हैं। अब आगे बात करते हैं हम आपकी जलमग्न प्रजातियों की। जलमग्न प्रजाति कौन कौन सी होती हैं? तो जलमग्न जल निधि होती है, और जल लहरी होती है, जल प्रिया होती है, और सरयू बामन होती है। तो ये आपकी जो है 4 ऐसी प्रजातियाँ हैं जो जलमग्न प्रजाति होती हैं, मतलब जो जल में अच्छा जो है उत्पादन देती हैं। अगली प्रजाति ऊसर भूमि जो हेतु, ऊसर भूमि के लिए तो ऊसर धान पहली हो जाती है फर्स्ट, और नरेंद्र ऊसर हो जाती है, ये ऊसर भूमि के लिए हो जाती है। एक हो जाती है जो सीधी बुवाई मतलब डायरेक्ट जिसकी बुवाई करते हैं, बाला कावेरी नगीना 22, ये हमने पीछे भी देख ली थी। और लवण रोधी आपकी IR 8 हो जाती है जो विश्व की जादुई धान है, और लूणी श्री हो जाती है जो लवण के लिए अवरोधी हो जाती है। एक बासमती धान की बात करते हैं तो कस्तूरी हो जाती है, PRH 10 हो जाती है, ये कैसी हो जाती है? बासमती धान की किस्म हो जाती है। एक होती है फाल्गुन। फाल्गुन कैसी होती है? तो फेरस टॉक्सिन रेसिस्टेंट हो जाती है, मतलब जो फाल्गुन प्रजाति है वो फेरस के लिए मतलब फेरस की कमी के लिए क्या हो जाती है? रेसिस्टेंट हो जाती है। तो ये यहाँ पर जो है आपकी कुछ आपकी ये प्रजातियाँ थी धान की जो इम्पोर्टेंट प्रजातियाँ हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये पूछी भी गई हैं इनमें से। और अब आगे बात करेंगे, एक और आपका आता है थोड़ा सा जो भूरी खाद मतलब ब्राउन जो मैन्यूरिंग होती है वो क्या होती है, और धान की फसल में इसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो जैसे धान की रोपाई के लिए 2 से 3 दिन बाद ढैंचे नामक हरी खाद की फसल को जो है छिड़काव विधि द्वारा जो है बुवाई करते हैं। जो आपकी जब धान की रोपाई की जाती है उसके 2-3 दिन बाद धान मतलब जो ढैंचा होता है उसको हरी खाद की फसल की जो है छिड़काव करते हैं, जिसे ढैंचा बोला जाता है। और ढैंचे का वैज्ञानिक नाम सेसवेनिया एकुलाटा होता है, और इसकी बीज दर क्या होती है? 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी बुवाई की जाती है। आप बुवाई क्यों करते हैं तो इसे देखते हैं। जैसे कि ढैंचा की बुवाई के जो 20 से 30 दिन के बाद हरी अवस्था में 2,4-D शाकनाशी रसायन के प्रयोग से खेत में ही उसे सुखा देते हैं। जैसे ही आपकी बुवाई करेंगे ढैंचे की बुवाई करने के बाद जैसे वो जमाएगा और 20 से 30 दिन का हो जाएगा, जब हरी अवस्था में हो जाएगा तो उसमें क्या किया जाता है? जो 2,4-D होता है 2,4-D का शाकनाशी का प्रयोग करते हैं, और उसी ही 2,4-D से जो जितनी भी आपकी हरी अवस्था में है वो सूख कर खेत में ही सड़ जाएगी, जिससे जो है क्या हो जाएगा? हरी खाद जो है उत्पन्न हो जाती है। अब इसमें क्या होता है? ढैंचा सूखने के बाद सड़कर या अपघटित होकर धान के खेत में कार्बनिक पदार्थ के साथ साथ 30 से 35 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है प्रदान करता है। जो ढैंचा होता है उससे नाइट्रोजन की प्राप्ति हो जाती है 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है नाइट्रोजन जो भूरी खाद के रूप में प्राप्त हो जाती है धान की फसल में, जिससे जो है धान की उपज में वृद्धि होती है और अच्छी फसल जो है प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो है ये आपकी धान की जो आपकी खेती है, किसकी? धान की खेती, धान की खेती यहाँ पर ये समाप्त होती है। और इस एक ही वीडियो के अंदर 1 घंटा आपका हुआ नहीं है, 1 घंटा हो गया, और 1 घंटे में ही हमने आपको
आपको धान की खेती कंप्लीट करा दी। इससे पहले हमने गेहूं की खेती करा दी है, अगर वो आपने नहीं देखी उसको भी आप जाकर देख लेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी प्रकार से कंटेंट मिलने वाला है। तो इससे आगे जो हम बात करने वाले हैं, तो अगली जो वीडियो आएगी 10 नंबर की, वो आपकी मक्का की खेती है, मक्का की खेती के बारे में हम जो है अगली वीडियो में बात करेंगे और उसे भी हम संक्षिप्त रूप से वर्णन करेंगे और 1 घंटा में ही कोशिश करेंगे उसे पूरी करने की, और उससे भी आपका क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। तो आप इसी प्रकार से जुड़े रहें और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लेंगे। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो फिर हम इसी तरह से अपने मिलेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।